यहाँ पे लोगों को आज़ादी है। रतन लाल जी अपनी बात यहाँ खुल के कह सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में कह सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी बात को खुल के कह सकते हैं, मैं अपनी बात को खुल के कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं अपनी बात को खुल के बोलता हूँ और पार्टी ने आज़ादी दी है। तो क्या रतन लाल जी का सही फैसला है कांग्रेस? बिल्कुल सही फैसला है, बड़े भाई है हमारे, हम उनका खुले हाथ से स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि रतन लाल जी जैसे जो मुखर लोग हैं वो हमारी पार्टी में आए, जिससे कि ये बहुजन मूवमेंट है, इस मूवमेंट को और मजबूती मिले। क्योंकि बाहर रह के आप जो काम कर सकते हैं उससे बेहतर आप गांव में दलित व्यक्ति नॉर्मल नाई की दुकान पे बाल नहीं कटवा सकता, दलित व्यक्ति घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के राज्यों में दलित व्यक्ति मूछ नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री के राज्य में दलित व्यक्ति नॉर्मल जो मटका है पानी से उससे पानी नहीं पी सकता, दलित व्यक्ति खाट पे नहीं बैठ सकता। क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस है कि वो खुल के पिछड़ों के लिए बात कर पाए? क्या प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस है? अरे भाई अपना गुजरात देख लो। मैं आप प्रधानमंत्री के जो गृह राज्य जहाँ पे वो 30 साल से ज़्यादा उनकी सरकार चल रही है, गुजरात की एक खबर इस समय मीडिया में खूब हाईलाइट हो रही है कि अब वहाँ पर एक ज़िले में दलित नॉर्मल जो नाई की दुकान है वहाँ बाल कटवा सकते हैं। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए, देश में संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन गुजरात जिसे प्रधानमंत्री विकसित राज्य बताते हैं, ये कहते हैं गुजरात में विकास की गंगा बह रही है, गुजरात में सामाजिक समरसता है, गुजरात में जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पे भेदभाव नहीं है, वहाँ अब भी गांव में दलित व्यक्ति नॉर्मल नाई की दुकान पे बाल नहीं कटवा सकता, दलित व्यक्ति घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के राज्यों में दलित व्यक्ति मूछ नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री के राज्य में दलित व्यक्ति नॉर्मल जो मटका है पानी से उससे पानी नहीं पी सकता, दलित व्यक्ति खाट पे नहीं बैठ सकता। दलित व्यक्ति के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार ये प्रधानमंत्री के राज्यों में ही संभव है जहां पे बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकार है। चलिए, तो ये जो सामाजिक विषमता है, ये जो सामाजिक ताना बाना बीजेपी ने बिखेर रखा है, इस ताने बाने को बनाने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बराबरी पे लाने के लिए जो देश का दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसको बराबरी पे लाने के लिए इस समय हमारी पार्टी न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की अगुवाई में पूरी तरीके से तत्पर है। नहीं, सवाल यही है, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे रतन लाल हो या रविकांत जी हो, क्या इन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया? नहीं, कोई अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहा है। मैंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहा। कांग्रेस का वर्गीकरण को लेकर देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में कोई भी नीति मोनोपोली से नहीं लगती। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी में मिस कॉल के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, वहाँ पे अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता और वाइस प्रेसिडेंट का भी जो अभी नॉमिनेशन हुआ वो किसी सहमति से नहीं हुआ। लेकिन हमारी पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र में फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को आज़ादी है। रतन लाल जी अपनी बात यहाँ खुल के कह सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, पब्लिक डोमेन में कह सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी बात को खुल के कह सकते हैं, मैं अपनी बात को खुल के कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं अपनी बात को खुल के बोलता हूँ और पार्टी ने आज़ादी दी है। हमारे जो आला कमान है, पार्टी लाइन आगे नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल आगे आएगी और उस पर बात होगी। जहाँ जहाँ भी खामियां हैं, देखिए जो परिवर्तन है वो एक सतत नियम है, परिवर्तन लगातार होगा तभी समाज का भी भला हो सकता है और तभी राजनीतिक दलों का भी भला हो सकता है। जो आपके नेता हैं, जो पूर्वज हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो हमारे साथ बुरा किया, धोखा किया है, तो हम लोग की जाए तो विरोध कर रहे हैं इन लोगों का। देखिए, देश में लोकतंत्र है और देश में कई तरह की विचारधारा है। अम्बेडकरवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, बहुजनवादी विचारधारा है, कुछ पूंजीवादी विचारधारा है, कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा को मानते हैं। तो हम सभी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं और कांग्रेस के अंदर ही हर विचारधारा के लिए बराबर जगह है, लेकिन किसी भी विचारधारा को हम लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर अम्बेडकर वाली विचारधारा के लोग अगर हमसे असहमत हैं तो खुले मंच पर आइए और हमसे बातचीत कीजिए। विचारधारा वाले और गांधी की विचारधारा वाले तो एक हो ही नहीं सकते ना? क्यों नहीं एक हो सकते? अम्बेडकर और गांधी का तो टकराव रहा है हमेशा। नहीं, कभी टकराव नहीं रहा, और टकराव अगर रहा है तो वो टकराव वैचारिक रहा है।
मनभेद कभी नहीं रहा। क्या फिर इन्होंने बेचारों से समझौता कर लिया? देखिए, मनभेद कभी नहीं रहा, मतभेद रहा है। और मैं कह रहा हूँ राजनीति में मतभेद होना बहुत जरूरी है। मतभेद नेहरू जी और राम मनोहर लोहिया जी के बीच में भी थे, लेकिन उनके बीच में कभी मनभेद नहीं रहा। आपको याद होगा राम मनोहर लोहिया जी नेता विपक्ष हुआ करते थे, और एक बड़ा अच्छा पुराना किस्सा है कि नेहरू जी से उनकी हमेशा जिरह होती थी संसद। और एक दिन राम मनोहर लोहिया जब नहीं पहुंचे तो नेहरू जी ने पता करवाया, वो बीमार थे और नेहरू जी उनसे मिलने गए। अंबेडकर जी से चाहे कितने भी विरोध रहे हो, लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, जबकि बाबा साहब की अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी थी। तो ये सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना होकर पार्टी से और आगे है, बहुत आगे है। क्योंकि कांग्रेस ने देश के इतिहास के लिए बहुत कुछ किया है, देश की आज़ादी में बहुत कुछ किया है। क्या पृथक चुनाव के लिए भी लड़ेगी अब कांग्रेस? देखिए, अब इसमें क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। गांधी जी ने तो विरोध किया ना। देखिए अब वो कांग्रेस में समय समय पे बहुत सारे बदलाव होते रहे, और कांग्रेस कई बार उन बदलावों के दौर से गुजरी है। लेकिन फिलहाल जो अभी बात चल रही वो सामाजिक न्याय की बात चल रही है। फिलहाल जो बात चल रही वो हिस्सेदारी की बात चल रही है। तो हिस्सेदारी की जो बात अभी चल रही है, जो मुहिम अभी हिस्सेदारी की चल रही है, तो उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और उस मुहिम को मजबूत बनाने के लिए जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हैं, जो सोशली एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब लोगों को हमारी पार्टी जोड़ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक समावेशी राजनीति का एक फॉर्मूला तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो आदिवासी हैं, जो देश की बेहतरी में पार्टी का सहयोग कर सकते हैं, तो उन लोगों को जोड़ने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है, तमाम पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां देखने को मिलता है, एससी सेल, ओबीसी सेल, माइनॉरिटी सेल, लेकिन अपर कास्ट सेल इनमें नजर नहीं आता। आखिर क्यों? क्योंकि अपर कास्टों की तो ये पार्टी रही है। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनमें शुरू से ही अपर कास्ट के लोग रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा सत्ता के नजदीक रहे हैं। आप समझिए ना, हम लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया, हम लोगों को चुनाव लड़ने से दूर रखा गया, हम लोगों को जमींदारी से दूर रखा गया। हमारे साथ क्या हुआ? अब वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो गया, आप हाथ में माइक पकड़े हो और मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये देश के संविधान की बदौलत भेदभाव है ना इन पार्टियों का। तो ये भेदभाव रहा है, लेकिन अब ये तो देखिए कि इस संविधान की ताकत से धीरे धीरे भेदभाव दूर हो रहा है। और ये जो जमींदारी प्रथा की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये जमींदारी प्रथा हमें कांग्रेस की खूबियां भी देखनी चाहिए। निश्चित तौर पे 50 खामियां रही हो, लेकिन एक खूबी ये भी रही है कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी प्रथा खत्म करी। इसका हालांकि उन्हें बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, उनका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी जी ने जमींदारों की जमींदारी खत्म करके गरीब आदमियों को जमीन देने का काम किया। जो तमाम निजी संस्थाएं थी, निजी बैंक थे, निजी जो अलग कंपनीज थी, उनका राष्ट्रीयकरण करने का कांग्रेस ने काम किया। तो इन तमाम चीजों को देश की जनता को भी समझने की जरूरत है। तो क्या रतनलाल जी का सही फैसला है कांग्रेस? बिल्कुल सही फैसला है। बड़े भाई है हमारे, हम उनका खुले हाथ से स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि रतनलाल जी जैसे जो मुखर लोग हैं वो हमारी पार्टी में आए, जिससे कि ये बहुजन मूवमेंट है, इस मूवमेंट को और मजबूती मिले। क्योंकि बाहर रह के आप जो काम कर सकते हो उससे बेहतर आप अंदर रह के कुछ कांग्रेसियों को भी तो दिक्कत हो रही है अंदर के। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो पार्टी की बेहतरी चाहता होगा, जो देश की बेहतरी चाहता होगा, उसे तो दिक्कत नहीं होगी। कह रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सेस है इनका राहुल गांधी से। अच्छी बात है ना, एक दलित का बच्चा डायरेक्ट राहुल जी से मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक बहुजन का बच्चा, साधारण परिवार का बच्चा डायरेक्ट राहुल जी से मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? आप सोच के देखिए, हमारा नेता कितना सरल सहज है। क्या दिलीप मंडल जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से मिल पा रहे हैं? दिलीप मंडल जी जो पाला बदल के सामाजिक न्याय को ताक पे रख के बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ उनको भी यहाँ लुटियंस में बड़ा दफ्तर मिला हुआ है, और अब जब हम लोगों से मिलते हैं तो नजरें बचा के निकल जाते हैं। क्या उनका एक्सेस है प्रधानमंत्री से? तो विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा से समझौता ना करते हुए, विचारधारा पे अडिग रहते हुए आप कांग्रेस पार्टी में आइए, और हमारे नेता आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और विरोध तो सब जगह है, और विरोध होता है, लेकिन वो विरोध आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब पार्टी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है,
लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि वे रतनलाल जी पैरासूट से आ गए, डायरेक्ट आ गए, अरे डायरेक्ट राहुल जी से मिलेंगे। तो बहुत से जो नेता अब हैं जो संघीय नेता हैं कांग्रेस में, उन्हें दिक्कत नहीं होगी? धीरे धीरे वो छट रहे हैं। आप देखिए ना, उनकी छटनी हो रही है धीरे धीरे, वो लोग दूर हो रहे हैं। और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो धीरे धीरे पार्टी में पकड़ बना रहे हैं।